हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विनय और आज हम क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए और हम शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हालांकि आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा और शायद आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन आज हम इस चैप्टर को इतना इजी वे में समझने वाले हैं कि शायद ही आप इसके पहले इतना आसान तरीके से पढ़े होंगे भाई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स को लिविंग किस कंडीशन पे कह सकते हो। देखो भैया, अगर आपको लिविंग बताना है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, तो सबसे पहला क्राइटेरिया डिसाइड करने का होना चाहिए ग्रोथ। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसा होगा, लिविंग। दूसरा, रिप्रोडक्शन, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा सेम प्रोजेनी बनाएगा। तीसरा, मेटाबॉलिज्म। चौथा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड पांचवा, कॉन्शियसनेस। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करना है तो ये 5 फैक्टर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि एक कॉकरोच जिंदा है, इसका मतलब कॉकरोच में ग्रोथ होता होगा, कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्शन होता होगा, कॉकरोच के अंदर मेटाबॉलिज्म होता होगा, कॉकरोच की बॉडी सेल से बनी होगी और कॉकरोच के अंदर इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होगी, यानी कि कॉन्शियसनेस। हालांकि इन पांचों पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं जिक्र करूं ग्रोथ की, तो ग्रोथ मतलब आप क्या समझते हैं। देखो, ग्रोथ का एक सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी भी सेल के नंबर में इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ का मतलब हम दो तरीके से समझेंगे। पहला, ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ इन मास। अगर मास इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहले एक सेल की साइज इतनी बड़ी थी, फिर धीरे धीरे इस सेल की साइज इंक्रीज होकर के इतनी बड़ी हो गई। भाई, सेल छोटी थी, सेल बड़ी हो गई, ये मास में इंक्रीज हो गया, वेट इंक्रीज हो गया। एक दूसरा कंडीशन इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ इन नंबर, यानी कि भाई नंबर इंक्रीज हो रहा है। पहले नंबर कुछ और था, अभी नंबर कुछ और हो गया। कैसे? मान लीजिए ये एक सेल था, ये सेल डिवाइड होकर के बन गया 2 सेल, फिर फर्दर ये सेल डिवाइड हुआ और ये डिवाइड होकर के बन गया 4 सेल। तो एक सेल से 4 सेल बनना भी एक तरीके का ग्रोथ है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, ग्रोथ। फिर हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन भाई? अपने जैसा सेम प्रोजेनी बनाना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है भाई। रिप्रोडक्शन के बाद आता है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हम क्या जानते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में? कि भाई देखो, हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी, अगर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑल केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कैसा केमिकल रिएक्शन भाई? देखो, एक केमिकल रिएक्शन मतलब होता है कि कोई बड़ा कंपाउंड है, ये टूट करके छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कैटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। एक दूसरा कंडीशन हमारा ये हो सकता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो आप इसको क्या टर्म दोगे भाई? इसको बोलोगे आप एनाबोलिज्म।
तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का रिएक्शन होता है, एक किसी बड़े मॉलिक्यूल का बनना छोटे मॉलिक्यूल से, एक किसी बड़े मॉलिक्यूल का टूट करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना। एक आता है आपका बड़े से छोटे में कन्वर्ट होना, कैटाबोलिज्म। एक होता है आपका छोटे से बड़े में कन्वर्ट होना, इस एनाबोलिज्म। ओके भैया, ये होता है हमारा क्या, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म अगर आप समझ गए हैं तो आपको प्रोसीड करने की ज़रूरत है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, लिविंग है, तो उसकी बॉडी में आपको एक सेल तो जरूर मिलेगा, और हो सकता है एक से ज़्यादा सेल हो, बट मिनिमम एक सेल होना ही चाहिए। मतलब अगर बॉडी में सेल है तो ऑर्गेनिजम्स कैसा होगा, लिविंग होगा। ओके, एंड लास्ट वन होता है हमारा कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। कि भैया एबिलिटी जो होती है हमारी बॉडी की, इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी जो है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्सियसनेस। अरे भाई बाहर धूप जाता है, ज़्यादा हो गया, हमारी स्किन में जलन होने लगती है। बाहर ठंड है, हमें पता चल जाएगा। हवा चल रही है, पता चल जाएगा। तो ये पता किसको चलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पता नहीं चलता। अब इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप आ जाइए अपने चैप्टर की दुनिया में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस लाइफ प्रोसेसेस का हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में जिक्र होगा। देखो भाई, लाइफ प्रोसेस है क्या। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से वो जिंदा होता है। कुछ ऐसे नेसेसरी काम करने पड़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है। कौन कौन से ऐसे काम हैं? सो लाइफ प्रोसेस बताता है आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। कहीं भाई बेसिक प्रोसेसेस जो जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन। सबको खाना चाहिए, बिना खाने को कोई जिंदा नहीं रहेगा। दूसरा रेस्पिरेशन, अरे भाई खाना खा लिए हो तो उस खाने को तोड़ने की जरूरत है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। एंड तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, खाना तो मुंह से खाए हो ना, अब ये जो खाना आपने मुंह से खाया है वो हमारी पूरी बॉडी में फैलेगा ना, तो बॉडी में फैलाना है तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। एंड लास्ट वन एक्सक्रीशन, बॉडी में कुछ गंदगी बनेगा जिसको हम वेस्ट कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, जैसे कि यूरिया, उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज या चारों कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है, कैसे कौन सा ऑर्गेनिजम्स खाना खाता है। कोई खाना खुद से बना लेता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमने फूड को खाया है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा ताकि एटीपी बन सके। Transportation is the process by which food, oxygen, water, waste products are carried from one part of body to the other. तो ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, ये हमारी बॉडी की एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। एक्सक्रीशन is the process by which waste product are removed from the body. तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू
जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बने हुए हैं उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाता है। चलिए इसको मैं एक डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लिया कि कोई एक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, हालांकि वो इंसान यहाँ से फूड लेगा, उनने खाना खा लिया भाई, इंसान ने यहाँ से खाना खाया फूड। अब ये फूड धीरे 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 उसके स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक से ये फूड धीरे 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 कहाँ पहुँच जाएगा, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, यहाँ पहुँचेगा। अब इस जगह पे आप देखोगे कि धीरे धीरे फूड का क्या हो जाएगा, डाइजेशन होगा कि नहीं। जब फूड का डाइजेशन हो जाएगा, मतलब क्या है डाइजेशन का, कि बड़े या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। तो जब ये छोटे छोटे पार्ट में फूड यहाँ पे टूट जाएगा तो इसी के पास होते हैं ब्लड वेसल्स। तो जो फूड मटेरियल होगा वो यहाँ से निकल करके पहुँच जाएगा कहाँ पे, ब्लड के अंदर। क्योंकि ब्लड के अंदर पहुँचेगा जो ये फूड मटेरियल, इसका ट्रांसपोर्ट होगा। किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, फूड का। जो फूड हमने माउथ से खाया है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है और डाइजेशन के बाद वही फूड हमारी ब्लड में पहुंच जाता है। जब ये ब्लड में पहुंचेगा फूड तो ये ब्लड के साथ साथ हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास पहुंचा दिया जाएगा। हर एक सेल के पास ये पहुंचा। जैसे मान लिया कि भाई जो हमने फूड लिया था वो फूड हमारे इस सेल के अंदर पहुंच गया है और इसी समय हम ब्रीदिंग करते हैं, और जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और ये ऑक्सीजन गैस हमारी लंग्स के अंदर पहुंचता है। भाई हमने पहुंचा दिया ऑक्सीजन यहाँ या हमने पहुंचा दिया ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर। जब ऑक्सीजन हमारे नेजल पैसेज से हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो यही ऑक्सीजन लंग्स में से ब्लड के अंदर पहुंचता है। फिर धीरे धीरे देखोगे कि ऑक्सीजन ब्लड में से कहाँ पहुंच जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और यही ऑक्सीजन धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा, सेल के अंदर। तो भैया यहाँ से पहुंच गया है फूड और लंग्स के थ्रू पहुंच गया धीरे धीरे ऑक्सीजन। अब देखिए हम इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मान लिया फूड हमारा ग्लूकोज है तो हमने लिख दिया यहाँ पे C6H12O6 प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के। और ये हमने इसको रिएक्ट कराया, बना दिया 6CO2 प्लस 6H2O और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 38 ATP। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एनर्जी। तो भाई एनर्जी बनाने के लिए आपको सबसे पहले न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। बन गया। यहां पे आपने देख लिया कैसे हुआ। तो भाई ब्लड ये भी है, ब्लड ये भी है, दोनों जगह ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमने फूड खाया वो भी ब्लड में चला गया, हमने ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन लिया वो भी ब्लड में चला गया। अब यहीं पे तुम ध्यान से दोगे तो भाई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल के कहाँ पहुंचेगा, ब्लड के अंदर, और इसका भी ट्रांसपोर्ट किससे होगा, ब्लड के थ्रू होगा। और देखो 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 यहाँ पे और क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे एनर्जी बनेगा ना तो कभी कभी जो ये न्यूट्रिएंट होता है इसके अकॉर्डिंग कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। यहाँ पे एटीपी के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं और ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकल करके सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड में। तो ब्लड में अगर वेस्ट मटेरियल पहुँचे हैं तो ब्लड के साथ साथ वे वेस्ट मटेरियल पहुँच जाते हैं हमारी किडनी में और किडनी के अंदर होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से जब ब्लड फिल्टर होगा
तो जो ब्लड प्योर हुआ वो अलग हो गया और उसमें से एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड ये धीरे धीरे यहाँ से निकल जाते हैं बाहर और ये हम इनको बॉडी से बाहर टॉयलेट के फॉर्म में निकाल देते हैं, यानी कि यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो भाई जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस था यहाँ पे था, यहाँ पे हमने इसको टर्म दे दिया था ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है? ब्लड का। क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये? क्या क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट मटेरियल को, राइट। दूसरी कहानी आप देखोगे, हमने पढ़ा यहाँ पे एक्सक्रीशन का काम हो रहा है। एक्सक्रीशन कहाँ पे हो रहा है? हमारी किडनी के अंदर हो रहा है। फिल्ट्रेशन का काम कहाँ हो रहा है? किडनी के अंदर हो रहा है, ब्लड का एक्सक्रीशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है, राइट। और यहाँ वाला जो हम मैटर पढ़ेंगे, ये जो हमने लंग्स बनाया है, यहाँ पे क्या प्रोसेस आएगा हमारा? ब्रीदिंग का, यानी कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये जो सेल के अंदर हमने प्रोसेस लिखा है, ये पूरा रिएक्शन, ये रिएक्शन कहलाता है रेस्पाइरेशन, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मेथड्स पढ़ा है भाई। अब देखिए धीरे धीरे हम इसको डिटेल में लेके जाते हैं और अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। क्या है ये न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिजम्स खाना कैसे खाता है, वही है न्यूट्रिशन। एंड यूटिलाइजेशंस बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। कि एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले खाना कैसे खाता है, अगर उसने खाना खा लिया तो उस खाने का क्या यूज है। देखो भाई, खाना आपने खाया है तो उसका सबसे पहला यूज होता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। दूसरा, अगर हमारी बॉडी की कोई सेल डैमेज हो गई है तो उसका रिपेयर होगा। एंड तीसरा, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, यानी जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं ना, जो काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से आता है, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे अर्थ पे जितनी भी लाइफ पॉसिबल है वो सब के सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। एंड द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। भाई, हर ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए बाहर से क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए और गैसेस चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। यही तो चाहिए ना, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। यही सारे के सारे तो रिक्वायरमेंट हमारे हैं। अब आपसे अगर बोला जाए कि भाई फूड की हम जिक्र करें, फूड की, तो जो ये फूड है ये हमें प्राइमरीली कहाँ से मिलता है? प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स क्या होगा फूड का? तुम खुद बता दो भाई। प्राइमरी सोर्स प्लांट है, क्योंकि प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस। आइए देखते हैं कि खाना कैसे हमें मिलने वाला है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं। क्या खाना खाने का तरीका है? There are two main modes of nutrition. They are autotrophic and heterotrophic. एक खाना खुद से बना करके खा लेगा, एक जो खाना बनाएगा उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे होता है? कैसे? सबसे पहला अगर हम यहाँ पे जिक्र करेंगे तो सबसे पहला जिक्र हमारा होगा किसका? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? देखो भैया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या नाम लिया हमने? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरीके का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आप कहते हो कि प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो जिस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे वो खुद का फूड बना लेते हैं, खुद के खाने के लिए फूड बना लेते हैं और स्टोर भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे टर्म ऑटोट्रोप्स का है,
तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो ऑटोट्रॉपिक के केस में क्या आता है भाई, एक तरह का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, प्लस इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, सॉइल से वाटर लेते हैं और एक कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में, यानी कि फूड बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं और किस में बनता है? तो भैया सबसे पहला ये बनता किस में है, जितने के जितने हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, इन सब में ऑटोट्रॉपिक होता है कुछ बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया की जगह मैं लिख दूंगा ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो भैया ये जो है चच्चा यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है ये? ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। और क्या ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? हरा भरा प्लांट। ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये आपको दिख रहे हैं एल्गी। सो एल्गी प्लांट, और आपको क्या दिख रहा है भाई? बैक्टीरिया। वही बैक्टीरिया में कौन से होंगे? साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के पास पाया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। भाई दूसरों पे मतलब हम प्लांट पे ही डिपेंडेंट है, हमें खाना हमें प्लांट से ही मिलेगा। अब हम डायरेक्टली प्लांट को खा सकते हैं या फिर हम इनडायरेक्टली खाएंगे। जैसे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली, यानी कि हमने प्लांट के फ्रूट्स को खा लिया, प्लांट एज वेजिटेबल खा लिया, और इनडायरेक्टली मतलब हमने चिकन खा लिया, हमने गोट खा लिया, और जिस गोट को हमने खाया है वो गोट क्या खाया है? प्लांट को खाया है। सो एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक है। जैसे भाई पहला एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा एक डियर है, और ये डियर क्या खा रहा है भाई? प्लांट को खा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्लांट खा रहा है तो ये आप कहोगे डायरेक्ट डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर। ठीक, दूसरा ये भी देखो भाई शाकाहारी है तो ये भी कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो इंसान चिकन खा रहा है यानी कि ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट पे। अगर मैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जिक्र करूं तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दे आर सैप्रोफिटिक, दे आर पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पे अगर मैं सिंपली एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आप इस वाले कंडीशन में देख सकते हो कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रहे हैं। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। ये सैप्रोफिटिक है। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एक डॉग है, उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे टिक्स पाए जाते हैं, इसका मतलब ये किस कंडीशन का हो गया? ये पैरासाइट हो गया। और डायरेक्टली जो खाना खाता है अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, ऐसे तरह का न्यूट्रिशन कहते हैं हम होलोजोइक। अगर मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊं तो सबसे पहला मैं जिक्र करूंगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो ऐसी जगह पे ग्रो करता है, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है जो ऑलरेडी मर चुका है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड लेता है। सो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के केस में न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, मरे हुए सड़े हुए मटेरियल से फूड लेते हैं ये। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, मतलब जिस सड़े गले मटेरियल पे ये ग्रो होते हैं उनके ऊपर कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उनको तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, फिर उन्हीं को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसका एग्जाम्पल है मशरूम। भाई सब कोई खाया है, अच्छे से खाए हो सभी के सभी
मशरूम, है ना। तो मशरूम कहाँ ग्रो करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। तो ये एग्जाम्पल किसका है? सैप्रोफिटिक का है। ये देखो ब्रेड, तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है? ब्रेड मोल्ड। ये तो आप तो देखे हो, आपके घर में ख़राब हो जाता है। ये हमारे पास ईस्ट है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं कुछ बैक्टीरिया। ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और ये सैप्रोफिटिक कंडीशन वाले होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, उसकी बॉडी से अटैच है, उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और उसी से फूड ले रहा है, लेकिन उसको मारने का कोशिश नहीं करता। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होस्ट विदाउट किलिंग देम। बिना मारे उनसे फूड ले रहा है। हमारे सर में जू पड़ जाते हैं तो वो जू हमसे फूड लेते हैं, लेकिन वो हमें मारते नहीं हैं। एक डॉग के ऊपर टिक्स पड़ जाते हैं, वो उससे फूड लेते हैं, लेकिन कभी उसको मारते नहीं है। कसकटा, आप कसकटा यहाँ देखो, ये दिख रहा आपको कसकटा, ये कसकटा का प्लांट देखो, ये कसकटा कैसे ग्रो कर रहा हुआ है इस पूरे के पूरे इस प्लांट के ऊपर। इससे फूड लेता है लेकिन इसको मारने का कोशिश नहीं करता है। ये देखो भाई साहब, सर में जू पड़ गए हैं पूरी तरीके से, ये क्या करेंगे? हमारे सर में से न्यूट्रिशन ले लेंगे, लेकिन मुझे मारने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे 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 राउंड शेप के पाए जाते हैं, पैरासाइट होते हैं, हम इनको राउंड वर्म कहते हैं। ऐसे डॉग के ऊपर पाए जाते हैं जिनको आप क्या कहते हो? टिक्स कहते हो। और अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से फ्लैट वर्म्स पाए जाते हैं तो हम इनको बोलेंगे फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म। भाई पैरासाइट होते हैं जो जनरली वो दो तरीके को देखने को मिलेंगे। एक पैरासाइट ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड बॉडी। अगर बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट है तो ऐसे पैरासाइट को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। अगर कोई पैरासाइट आउटसाइड बॉडी है, आउटसाइड बॉडी है, तो आप इसको बोलोगे एक्टोपैरासाइट। जैसे जैसे एंडोपैरासाइट के केस में आप बताओगे राउंड वर्म, फ्लैट वर्म। एक्टोपैरासाइट के केस में आप बताओगे कसकटा, लाइस, टिक्स। ठीक है, ये सारे के सारे बॉडी के बाहर होते हैं। अब पैरासाइट के बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है भैया? न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। डायरेक्टली खाना को खाया, चबाया, धीरे धीरे वो खाना अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाएगा? हमारे ब्लड में। यही कहलाएगा क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या ही हो सकते हैं, तुम बताओ। ये इंसान है, डायरेक्ट खाना खा रहा है, और ये क्या देखने को मिल रहा है आपको? अमीबा। ये भी डायरेक्टली क्या ले रहा है? फूड। ये देखो, ये फूड मटेरियल है इसका, और इस फूड को डायरेक्टली ये ले रहा है। सो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, बर्ड्स हो गए, फिशेज हो गए, ह्यूमन हो गए, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? होलोजोइक। क्योंकि ये सॉलिड फूड को खाते हैं, उसको चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम इसके बारे में जिक्र करते हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट बोले तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इनमें फोटोसिंथेसिस का। तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड सेल्फ बना लेते हैं। सब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट मेनली अपने रूट के थ्रू H2O को एब्जॉर्ब करते हैं एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। और एटमॉस्फेयर से ये क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे प्रेजेंट होगा सन, क्योंकि सन से आता है सनलाइट। प्लांट की लीफ के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। इन सभी की प्रेजेंस में प्लांट खुद से फूड बना लेते हैं और इस प्रोसेस को ही हम बोलने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग
carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate, जैसे कि ग्लूकोज, विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो जो ग्लूकोज होता है उसका एक पॉलीमर फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टार्च. इसके फॉर्म में स्टोर होता है. ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस. इस स्टेप को देखते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 12H2O, ये दोनों मिलकर रिएक्ट किए किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. फॉर्मेशन किसका हुआ, ग्लूकोज का. ये क्या चीज है, ग्लूकोज है, प्लस H2O एंड ऑक्सीजन का. ठीक है, ये हमारे पास स्टेप था जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है. फूड क्या बना, ग्लूकोज. मान लीजिए ये एक ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज धीरे 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 ऐसे बाइंड करके एक बहुत लॉन्ग पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसे ऐसे करके, और इसी ग्रुप ऑफ ग्लूकोज के लिंक को हम बोलते हैं क्या, स्टार्च. और ये स्टार्च आपको देखने को मिलेगा प्लांट में. अगर इसी चीज को एनिमल स्टोर करते ग्लूकोज के पॉलीमेरिक फॉर्म को, तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन. देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मेनली 3 स्टेप्स हैं कंपलसरी. ये 3 स्टेप होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. यहां से लाइट एनर्जी पड़ेगी, प्लांट की लीफ के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. पहला स्टेप. दूसरा स्टेप में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यानी कि वाटर टूटता है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं. तो भाई फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है, H2O से आता है. ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिएक्शन आता है CO2 प्लस H2O से क्या बनता है, शुगर प्लस ऑक्सीजन. तो जो ये ऑक्सीजन आ रहा है, ये ऑक्सीजन किसका है, H2O का है. ठीक है, H2O का ऑक्सीजन होता है. नेक्स्ट हम इसमें जिक्र करेंगे कि भाई क्लोरोफिल कहाँ पे होता है. अगर आप क्लोरोफिल के बारे में जानते हो तो ये होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर. ठीक है, इफ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन सी सेल कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल. यानी कि लीफ के अंदर सेल होगा, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा क्या, क्लोरोफिल. कैसा होता है भैया, ये देखो अगर हमारे पास ये एक लीफ है, जनरली इस लीफ के अंदर आप जाओगे, इसका डाइसेक्शन कट करोगे, कट करके देखोगे तो इस लीफ के 2 सरफेस होंगे. अभी जो ये सरफेस दिखाई पड़ रहा है किसी भी लीफ का, ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है तो ये अपर सरफेस है, और इसके जो पीछे होगा वो कैसा सरफेस होगा, ये लोअर सरफेस होता है. तो लोअर सरफेस पे ढेर सारे पोर्स होते हैं जिस पोर्स को हम नाम देते हैं क्या, स्टोमेटा. स्टोमेटा बोलते हैं. ये हमारे पास डाइसेक्शन है किसी भी प्लांट की लीफ का. तो को भाई लीफ की ऊपर वाली कवरिंग एपिडर्मिस होती है तो इसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं. इसके बीच में ढेर सारे सेल पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है मीजोफिल सेल. अगर मैं एक मेसोफिल सेल को देखूं ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से हमें मेसोफिल सेल दिखाई पड़ रहा है, और इसी मेसोफिल सेल के अंदर सबसे बाहर सेलुलोज यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, और यहाँ पे बीच बीच में आपको दिखाई पड़ेगा क्या, क्लोरोप्लास्ट. इस क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा जूम करके बनाइए. हमने जूम कर लिया क्लोरोप्लास्ट को ऐसा. सो भाई क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है. सबसे पहले एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है इंटरनल मेम्ब्रेन. एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के बीच में स्पेस. यहाँ पे सिक्के जैसा ढेर सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें एक सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है और सारे के सारे थाइलाकॉइड के ग्रुप को बोला जाता है ग्रैनम. एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है लिक्विड मटेरियल,
उस लिक्विड मटेरियल यानी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। प्लस राइबोसोम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है यानी क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील्स। अब अगर आप एक थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे कुछ इस तरीके से, ये हालांकि इसमें एक ही मेम्ब्रेन है, आप ये समझ लो कि ये हमने जो ड्रॉ किया है ये एक ही मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन क्या है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से ऐसे अंदर मिलेंगे आपको क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको यहां दिखाई पड़ेगा। ओके, अब हम अगर क्लोरोफिल तक आ चुके हैं तो अब हमें जिक्र करना है एक लास्ट, जिसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं ढेर सारे, प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। स्टोमेटा ऐसे देखो, लीफ के लोअर सरफेस पे नीचे की साइड में ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे पोर्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन। ईच स्टोमा, एक सिंगल स्टोमेटा को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा, हैज पेयर ऑफ गॉड सेल। देखो एक गॉड सेल ये हो गया, दूसरा गॉड सेल ये हो गया, दो गॉड सेल्स पाए जाते हैं इसमें, विच कंट्रोल दी opening and closing of stomatal pore. When water enters the God cells, it swells and the pore opens. When God cells lose water, it shrinks and the pore closes. इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये वाला डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप स्टोमेटा का डायग्राम देखते हो, तो स्टोमेटा का पोर ये बीच का हो गया, जिसमें एक गॉड सेल ये है, दूसरा गॉड सेल ये है। गॉड सेल के अंदर वाली जो लेयर्स होती है ये थोड़ी सी थिक होती है, ये थिक लेयर होती है, जो बाहर वाली होती है वो थोड़ी सी थिन होती है। इसके सराउंडिंग में ऐसे सेल्स पाए जाते हैं ढेर सारे, एक को एपिडर्मल सेल बोलते हैं या हम इसको सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है सब्सिडियरी सेल्स, राइट। जब इन सराउंडिंग सेल का वाटर गॉड सेल के अंदर भरता है तो गॉड सेल स्वेल कर जाता है, और स्वेलिंग की वजह से स्टोमेटा यहां पे ओपन हो जाएगा। लेकिन जब इस गॉड सेल का वाटर बाहर निकल जाएगा तो वाटर बाहर निकलने की वजह से स्टोमेटा श्रिंक कर जाएगा, इसी वजह से स्टोमेटा यहां पे क्लोज हो जाएगा। तो गॉड सेल के अंदर पानी जाएगा तो स्टोमेटा ओपन, और गॉड सेल से पानी निकलेगा तो स्टोमेटा क्लोज्ड, ठीक है भैया। यहाँ पे हमने इस चीज़ को ध्यान से समझ लिया है। अब आते हैं हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके देखते हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। पहला है कि जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने एक ऐसा लीफ सेलेक्ट किया जो कि वेरीगेटेड है, जिसमें जो ग्रीन कलर पार्ट है वहाँ पे क्लोरोफिल है, जो येलो कलर का पार्ट है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। जब हम जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, इसको हम कैसे पता लगाते हैं, फोटोसिंथेसिस होगा इसका मतलब कि ग्लूकोज बनेगा। अगर ग्लूकोज बना तो ये स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च का अगर हमें प्रेजेंस पता करना है तो इसमें हम डाल देते हैं आयोडीन, और हमें कलर दिखाई पड़ता है ब्लू। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जो लीफ है इसको मैंने सनलाइट में रख दिया चेक करने के लिए। जब हमने इसमें आयोडीन डाला तो आयोडीन डालते ही जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू हो गया, बट जो येलो पार्ट था वो ब्लू नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च है, और अगर स्टार्च है, अगर स्टार्च यहाँ पे है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। और जहां स्टार्च नहीं है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक लीफ का 50% पार्ट को हमने कवर कर दिया एक बॉटल के अंदर, और बॉटल में हमने KOH यूज किया है। इस KOH का काम क्या है, देखो ध्यान से।
KOH क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बॉटल के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है सब का सब एब्जॉर्ब कर लिया KOH ने। अब यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई कि इससे होगा ये कि इस अंदर वाली लीफ में जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे स्टार्च नहीं बनता, नो स्टार्च। अगर स्टार्च नहीं बना इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। तो अगर CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास यहाँ पे जिसमें हम सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो हमने क्या किया है, ब्लैक कलर के टेप से कवर कर दिया प्लांट की लीफ को, और जब देखा थोड़े समय के बाद स्टार्च टेस्ट करके आयोडीन डाल करके, तो जो ब्लैक कलर का पार्ट था यहाँ पे ब्लू नहीं आया, यानी कि यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट है। और अगर इस पार्ट में स्टार्च नहीं है इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, क्योंकि स्टार्च तभी बनेगा जब फोटोसिंथेसिस होगा, और स्टार्च नहीं बन रहा है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लिया है।